कार गिरा दूं, आप कहो तो इतिहासकार बना दूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जितना है पास्ट का मतलब मेरे पीछे इतिहास है जो कि आपको दिख रही है। बशर्ते किसी को साधारणतः मेरा इतिहास दिखता नहीं है, हालांकि आपको दिख रहा है। तो मेरे पीछे जो आता है या फिर सबके पीछे जो होता है वो इतिहास ही होता है। तो हम इतिहास के जो सीरीज में पढ़ रहे थे, मध्य भारत का इतिहास, जो कि एक क्रमवार श्रृंखला में चला था, तो आज उसका नेक्स्ट वीडियो है। और कल जो हमने पढ़ा था खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था, तो खिलजी वंश में जो राजा रहे, महाराजा रहे, उनके बारे में बताया गया। अभी आया है तुगलक वंश। तो इसी प्रकार से हमारा वीडियो देखते रहिए और इसी प्रकार से सब्सक्राइब करते रहिए। हालांकि इसको शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो और भी वीडियो अच्छे लाएंगे मोटिवेशनल के लिए। अपने मोटिवेशनल के लिए आपको शेयर करना जरूरी है। हालांकि आप करते नहीं है, देख तो लेते हैं और साथ में बड़ी क्लास हो जाती है तो सोचते हैं आपकी ज़्यादा कुछ लेक्चर दे दिया। देखिए, कुछ चीज़ समझाने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ता है, इस हिसाब से आप थोड़ी क्लास बड़ी हो जाती है। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, आप इसको शेयर जरूर करिएगा। एक बार कर ही दीजिए, जो मैं खड़ा हूँ कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एवं ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का ये तीसरा जो था अपना तख्त पलट गया था। और एक चीज और बता दें कि ये लास्ट ही तुर्क थे। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो लास्ट वंश था जो तुर्कों ने यहाँ अपना आधिपत्य जमाया था। मतलब लास्ट तुर्क शासक हुए, जैसे कि गुलाम, फिर इसके पश्चात खिलजी, फिर इसके पश्चात तुगलक। तुगलक के पश्चात यहाँ से तुर्क समाप्त हो जाते हैं, यहाँ से न्यू आ जाते हैं और सैयद वंश एक मुगल नहीं, ये मंगोल लोग आ जाते हैं यहाँ पर। मंगोल लोग यहाँ शासन करने लगते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको ये चीज बता दूं एक इतिहास के रूप में कि हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि जिन्होंने क्या किया था कि खिलजी वंश के पश्चात इन्होंने नींव डाली थी इसकी, तुगलक वंश की। जब मतलब कि मूर्ख शासक बन चुका था कौन, मुबारक खिलजी के पश्चात जो शासक आए वो शासन चला नहीं पा रहे थे। तो फिर गयासुद्दीन तुगलक, ये जो तुगलक था, इसने उसको मतलब उसकी जगह गद्दी स्थापित की और स्वयं मतलब कि बैठ गया। और कुछ उपाधियां थी जिनके तहत उसने अपनी उपाधि धारण की। और इसने इस्लामिक धर्म से ही ये अपना चलाना शुरू किया था अपना शासन, ऐसा नहीं कि इस्लामिक धर्म को नकार दिया हो। अब देखिए, इसका जो शासन रहा था पूरे मतलब तुगलक वंश का अगर कह दिया जाए तो 1320 से लेकर के 1398 एक मेन हेडिंग है, जो कि 1398 तक मेन राजा रहे। इसके पश्चात कोई राजा नहीं रहा, बीच में आ जाते हैं दूसरे, तो वो कोई मतलब नहीं निकलता कि वो अच्छे राजा रहे। जैसे 1398 मिल जाता है और 1414 भी मिल जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं कि तुगलक वंश के गयासुद्दीन की बात करें कि ये कैसे बना और किसकी उपाधि से धारण किया। तो मेन फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनमें पढ़ेंगे। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ये जो था ये तुर्क शासक था। अब ये जो बैठा था सबसे पहले शासन के लिए, तो 1320 में इसने सबसे पहले गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही इसने गाजी मलिक के नाम से उपाधि धारण की एवं इसका नाम भी जाना जाता है गाजी मलिक के नाम से नाम भी जाना जाता है। और इसी उपाधि से ये गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की नींव डाली इसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके पश्चात क्या होता है कि ये इसको जैसे गद्दी मिलती है तो काफी बिखराव हुआ था दिल्ली सल्तनत में, काफी कुछ बिगड़ गया था माहौल। ना तो सैन्य व्यवस्था सही थी, ना ही राजस्व व्यवस्था सही थी, कुछ भी सही नहीं था। तो उसने सोचा कि शासन चलाने के लिए कुछ संभाला जाए, तो उसके मतलब कि रख रखाव के लिए उसने कुछ नियम चलाए, जिससे कि राज्य शासन किया जाए। काफी कुछ बिगड़ चुका था, जैसे कि कोई बाहरी आक्रमण तुरंत हम पर न कर दे। तो इस हिसाब से उसने क्या किया, इसने बिखरा हुआ सिस्टम को फिर से दुरुस्त और अमीरों की जमीन वापस कर दी। देखिए, खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश का जो शासक था, उसने अमीरों से जमीन को खालसा बदल दिया था। मतलब जो अमीर लोगों की जमीन हुआ करती थी सरदारों की, तो उनकी जमीनों को सरकारी कर दिया था, उनका हक नहीं होता था। काफी कुछ इसने चेंज कर दिया था। लेकिन इसने क्या किया, बैठते ही गद्दी में जैसे ही बैठा वैसे ही अमीरों को इसने जमीन दे दी। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये जो शासक हुआ था तो अमीरों की ही देन थी। मतलब वहां के सरदार लोग ही इसको शासक बनाकर बैठाए हुए थे, कोई किन्हीं की देन नहीं, इसी उन्होंने ही बुला करके वो उस राजा को हटा करके इसको बैठा था। तो इसलिए उसने जमीन को वापसी कर दिया। साथ ही साथ सैन्य व्यवस्था को भी दुरुस्त किया और राजस्व व्यवस्था को कुछ सिस्टम बनाया, कुछ अधिकारी नियुक्त किए और नियुक्त करने के पश्चात और शासन करने लगा। आगे आता है देखिए
ये क्या होता है कि ये जो गाजी मलिक है तो कैसे उपाधि धारण करता है, उसकी एक कहानी है कि मंगोल जब आक्रमण कर देते हैं, देखिए मंगोल जो रहे ना, मंगोल बार बार आक्रमण करते रहे हैं, बराबर प्रयास करते रहे हैं। ये मध्य एशिया के लोग थे, ये बार बार आक्रमण भारत पे करते रहे लूट मार के लिए। सिर्फ इनको यही मतलब कि चस्का लगा था कि भारत सोने की चिड़िया है, वहां से बहुत कुछ मिल सकता है, इस वजह से वो आते रहे, बार बार प्रयास करते रहे, विदेशी आक्रमण ऐसे ही होते रहे। तो देखिए मंगोल जब आए थे तो मंगोलों को इसने भी पराजित किया, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसको पराजित करने के पश्चात तुरंत ही अपने आप में घमंड आ जाता है, तुरंत मलिक गाजी की उपाधि धारण कर लेता है, कहता है मैं मलिक गाजी हूँ, आज से मेरा नाम मलिक गाजी के नाम पुकारा जाएगा, इसलिए इसको मलिक गाजी भी कहा जाता है। और वो मलिक उल गाजी ये उसकी उपाधि थी, मलिक गाजी शॉर्टकट में बोल देते हैं। अब इसको मलिक उल गाजी के नाम से मतलब की उपाधि धारण की और फिर इसके पश्चात बैठ गया और शासन करने लगा। इसके पश्चात होता क्या है कि सल्तनत में ऐसा पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। अब ये अपनी जो है आय का व्यय कर रहा है, आय जो आ रही है तो उसको मतलब कि सिंचाई में कृषि में थोड़ा बहुत योगदान दे रहा था, क्योंकि जब ये इस्लामिक तौर तरीके से शासन करना चाहता था तो जो काजी मुल्ला लोग हुआ करते थे तो वो राज्य के अच्छे के लिए सोचा करते थे, तो उसने नहरों वहरों के लिए सुझाव दिया, तो उसने नहर भी बनवाई। तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण करवाने वाला कौन सा शासक था? गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए सिंचाई के लिए जिसने नहरें बनवाई थी सबसे पहले वो गयासुद्दीन तुगलक था। इसके पश्चात क्या होता है, इसने तुगलकाबाद नामक नहर को बसाया, तुगलका नाम नहर को भी बसाया, इसने नहर कहता हूँ सॉरी नगर को बसाया, और बसाने के पश्चात एक वहां दुर्ग का भी निर्माण करा दिया। दुर्ग मतलब एक किला का निर्माण कराया, और जो कि वो रोमन शैली पर आधारित था। रोमन शैली मतलब रोमन के लोग जिस प्रकार की मतलब लिखा करते थे और वास्तुकला हुआ करती थी, उनकी शैली हुआ करती थी वास्तुकला की बनाने का ढंग, जैसे कि नक्काशीदार कुछ है हो गए इमारतें, इस प्रकार की मतलब कि रोमन शैली में वो दुर्ग का निर्माण कराया गया था, वहीं दौलताबाद में वहीं पर स्थित करवा दिया गया था। ये काम उसने क्या करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवा दिया था, जो कि आज भी वो 56 कोट के नाम से जाना जाता है, उस दुर्ग का नाम है। आप कभी जाएंगे मिल जाते हैं। दिल्ली के आसपास कई ऐसे किला हैं, कई ऐसे दुर्ग बने हुए डले हैं जिनमें पत्थर और कुछ नहीं रह गया, तो मिल जाते हैं। इन्हीं लोगों के थे। मेन जो लाल किला बना है ये तो बहुत लास्ट में बना है, मुगल बादशाह ने बनवाया था। अब ये लोग बनवाते रहे हैं तो इनमें तो भैया बस पक्षी रह रहे हैं या फिर जानवर रह रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली में मेन नहीं बनवाए, कहीं दिल्ली से काफी दूर दौलताबाद कहीं आसपास बनवाते रहे, लेकिन दिल्ली में एग्जैक्ट जो बनाया गया है लाल किला तो इस साइड में बनवाया था। अब देखिए आगे क्या होता है कि बंगाल अभियान के लिए जाता है 1325 में, बंगाल अभियान मतलब बंगाल को जीतने के लिए, क्योंकि जैसे खिलजी वन समाप्त होता है तो वहां पर भी कुछ नए नए सरदार लोग राजा के रूप में उभर आते हैं, तो फिर से जाते हैं ये और जाकर के वहां पर अभियान करके जैसे खत्म करके लौटते हैं वहां से जीत हासिल करके 1325 में। तो उसके स्वागत के लिए उनका बेटा जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो एमबीटी के नाम से जाना जाता है हमारे शब्दों में, तो ये स्वागत के लिए इन्होंने लकड़ी का बहुत भव्य महल बनवाया था। बनवा करके उसको कहा था कि पापा आप इसमें विश्राम कीजिए। ये नहीं पता था कि वो उसमें दब के मर जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे लेखक रहे जिन्होंने बताया कि ये एमबीटी की साजिश थी जल्दी राजा बनने की और राजा बन के समाज में आने की, इसलिए उसने ऐसा निर्माण करवाया अपने महल का और फिर इसके पश्चात अपने पापा को उसी में सुला दिया और वो दब के मर गया। अब कुछ लोगों ने बोला कि नहीं है कि ये दुर्घटना थी, ऐसे इतिहासकार है उन्होंने बताया कि नहीं ये एक दुर्घटना थी जिसका अफसोस हमारे एमबीटी साहब भी मनाते रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज से उनकी मृत्यु हो जाती है। होने के पश्चात 1325 में इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इसके पश्चात उनका लड़का मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजगद्दी को संभालने के लिए तैयार होता है। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और फिर ये राज्याभिषेक करवाने लगता है। जैसे ही राज्याभिषेक करवाने लगता है तो ये मोहम्मद बिन तुगलक बाद के होता है। पहले उसका नाम जूना का होता है, जूना था। और भी इसके नाम रहे कि किस किस नाम से जाना जाता है मैं बता रहा हूँ, जैसे रक्त पिपासु, पागल, सनकी, या और काफी मतलब रहमशील था। हालांकि एक और खास बात आती है कि ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और पढ़ा लिखा राजा जो था, शासक था, यही था। लेकिन ये कुछ इसकी मतलब किस्मत ही खराब थी जो अपने मतलब कि उद्देश्यों का मतलब अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। कुछ ऐसी किस्मत इसकी खींच लाती थी, इसलिए इसको रक्त पिपासु, पागल, सनकी राजा के रूप में जाना गया, क्योंकि इसकी नीतियां जो थी तो सकारात्मक थी, लेकिन उनका कुछ ऐसा दिक्कत पड़ जाती थी तो नकारात्मक पहलू आ जाता था। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको
इसने जैसे ही शासन में बैठा तो कुछ ऐसे नियम निकाले राज्य में वृद्धि करने के लिए। नियम निकाले क्या कि 5 प्रकार के नियम निकाले जिनमें अपने राज्य को दुरुस्त किया जा सके। तो देखिए इसको ये 1325 में सत्ता में बैठता है और ये बुद्धिमान, रक्त पिपासु और मूर्ख राजा एवं स्वप्नशील राजा के नाम से भी जाना जाता है। बाद में जब ये बैठता है तब तो नहीं लोग कहते, जब ये खत्म स्टेज इसकी खत्म होने लगती तब लोग कहते हैं कि स्वप्नशील था और रक्त पिपासु था, पागल संजीव था, ऐसा लोग बोलते रहे। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ मतलब कि क्या है कि नियम बनाए थे 5, जैसे कि वो अपने राज्य को उभार सके, लेकिन उनका नकारात्मक पहलू ऐसा निकल जाता रहा, उनके बारे में चर्चा करूंगा। ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किसमें क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इनके कारण बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनकी वजह से ये रक्त पिपासु और मूर्ख कहलाया। क्या था एक कारण, देखिए इसने कर में वृद्धि की, मतलब कि कर में जैसे कि इसने गयासुद्दीन तुगलक ने कर में जैसे घटोतरी की थी, घटाया जैसे इसका शासन काल आता है तो 1/4 लेकर आ जाता है अपने कर में, लगान जिसे कहते हैं। तो इसने कर में वृद्धि कर दी। अब किस क्षेत्र में कर दी, दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र में का मतलब होता है 2 नदियों के बीच में जो मतलब की भूमि डली होती है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। हालांकि वो दोआब क्षेत्र जो होता है तो कृषि के क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र होता है। सिंचित का मतलब वो बहुत अच्छा क्षेत्र होता है, पानी की सुविधा वहां मिल जाती है, इस वजह से वहां उपज अच्छी होती है। अगर उपज अच्छी होगी तो वहां से उसको टैक्स अच्छा मिलेगा। इस वजह से क्या होता है कि टैक्स अच्छा मिले, तो वहां पर उसने क्या किया था कि 1/2 वहां पर लगा दिया था, क्या कर, कि दोआब क्षेत्र से आधा कर आएगा, बाकी लोगों से अपना जैसा भी कर देना हो दे सकते हैं, लेकिन आधा कर सीधा दोआब क्षेत्र से आएगा। और भी सुविधाएं भी वो देने लगा। सुविधाएं का मतलब ये है कि वो उनको मतलब कृषि करवाने के लिए उसने कुछ मतलब कि रुपयों के भी दिया करता था कि कृषि हो, हेल्प भी दिया करता था, लेकिन वो उसका नियम जो है नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मतलब कि वो बुआई करवाता है, कुछ रुपया वहां लगा देता है उनको दुरुस्त करने में कृषि को, तो उसमें होता क्या है कि वहां अकाल पड़ जाता है। अचानक क्या होता है कि नदियां वहां की सूख जाती हैं और पानी कम हो जाता है, वर्षा नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कहानी उसकी फेल हो जाती है। उसका जो बैल है जो उनको दिए गए थे उनको किसानों को, वो फेल हो जाता है कहानी, साथ ही साथ वो भी रुपया डूब जाता है और उसकी अर्थव्यवस्था नीचे चली जाती है। और वो चाहता था अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर लाऊं और अपना शासन अच्छा चलाऊं, क्योंकि खिलजी वंश में ऐसा कुछ नहीं बचा था लास्ट आते आते कि उसके पास बहुत कुछ धन हो, कुछ संपत्ति हो। वो लास्ट में मिला था उसको, कोई जीता थोड़ा ना था, उसको दान में जैसा मिला था, तो वो लास्ट में पूरा बर्बाद हुआ शासन मिला था, तो उसको उभारने में लगा था। इसलिए ये ऐसे नियम निकाले थे कि कुछ आए, धन आए, संपत्ति आए। आगे देखते हैं कि दूसरा नियम जो इसने निकाला, राजधानी का स्थानांतरण किया। देखिए इसने 2 पहलू आते हैं जो कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये राजधानी स्थानांतरण क्यों किया इसने। दिल्ली से ले जाता है ये दौलताबाद, तो फिर दौलताबाद से फिर वापसी लाता है, तो इसमें काफी खर्च पैसा हो जाता है वहां तक जाना। ऐसा भी नहीं था कि ये स्वयं अकेले ही जाता और जाकर के वहां से स्वयं भगाता, तो चल जाता। इसने क्या कहा था कि दिल्ली के संपूर्ण जितने भी नागरिक थे उनको भी दौलताबाद ले जाकर गया और वहां जितना भी खर्चा लगा। और उसका क्या कारण था उसमें भी बात कर लेते हैं। देखिए इब्न बतूता जो है तो ऐसी बात बोलता है तुगलक के समय पर, बोलता है कि ये इसकी जो कहानियां फेल होती रही, जो कि मतलब कि ये ऐसे नियम निकालता रहा जिसकी वजह से इसकी जो विधि रही तो फेल हो जाती रही। इस वजह से वहां के लोग, वहां के अमीर इसको ताने मारा करते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये साक्षात बेकार है। इस वजह से वो वहां से सोचता था कि दिल्ली छोड़कर मैं यहाँ चला जाऊँ। तो लेकिन इब्न बतूता का ऐसा कोई कारण ज्यादा नहीं मायने रखता, क्योंकि ऐसा कुछ कारण नहीं था। हालांकि बर्नी के द्वारा जो लिखा जाता है तो वो जरूर इम्पोर्टेंट देता है। वो बर्नी क्या लिख देता है कि उसमें ये लिखता है, ये बर्नी था। बर्नी लिखता है कि अपनी राजधानी को दौलताबाद, मतलब कि दक्षिण भारत में दौलताबाद को स्थानांतरित इसलिए किया क्योंकि ये मेन सेंट्रल में रहना चाहता था। भारत के चारों तरफ से बीच में रहना चाहता था, जिससे मंगोल आक्रमण होने से उसको बचाया जा सके। राजधानी में ही सबसे पहले कब्जा हुआ करता था, तो वो बीच में इसलिए ले जाना चाहता था कि मैं मंगोलों के आक्रमण को रोक सकूं। ये मेन पॉइंट निकाल कर आता है बर्नी के अनुसार, तो इसकी ये कारण माना भी जाता है। इस वजह से दौलताबाद ले गया, लेकिन वहां जमा कुछ नहीं, कुछ मजा नहीं आया, फिर वापसी को दिल्ली ही आ गया। आगे देखते हैं, ये कहानी भी इसकी फेल हो जाती है, काफी पैसा खत्म हो जाता है। और ये जो होता है 1326 में ही
ये नियम निकाला था, मतलब ये किया था यहाँ से वहाँ राजधानी बनाई थी। तो 1326 से 27 के बीच में हुआ था। और ये जो कर्म वृद्धि की थी 26 में ही, 1326-27 के बीच में इसने ही की थी। साथ में वहां पर अकाल भी आ गया था। आगे देखिए तीसरा जो नियम निकाला था कि इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ ये होता है कि अपने मूल्य का मतलब कि कम होना। जैसे कि आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए वो भी नोट वाला, तो बताइए 100 रुपया तो है, आज उस 100 रुपये को आप अगर मार्केट में जाएंगे लेकर के तो उससे आप काफी कुछ सामान ले सकते हैं, आलू टमाटर वगैरह। अगर उसी 100 रुपये को मैं मड़ोड़ दूं, तोड़ दूं और कह दूं कि इसको जाकर के तौला करके कुछ ले आओ, तो 100 रुपये की कीमत के लायक नहीं रहता। खींच के वो कितने लायक रह जाता है, मैंने कहा था 0.5 मतलब 1 पैसा का भी नहीं रह जाता। अगर उस कागज, इतने बूढ़े कागज का क्या मूल्य होगा बताइए। वो माइक्रो में तो आता है उसकी तौल में, तो इतने बूढ़े कागज का कुछ मूल्य नहीं होता। ऐसे सिक्के चलाए थे, अगर मान लो कि 10 रुपये का सिक्का इसने चलाया था, अगर उसको गला दिया जाए तो 1 रुपया का सिक्का मुश्किल से होता था। तो मतलब जितना उसका मूल्य है उस मूल्य से उसका गला हुआ भाग है तो वो कम होता था। इस हिसाब से उसका नाम होता था सांकेतिक मुद्रा। सिर्फ संकेत हुआ करता था कि ये 100 रुपये का नोट है या 10 रुपये का नोट है, इसलिए उसको सांकेतिक मुद्रा चला है। ठीक है, फिर इसके पश्चात अंग्रेज भी चलाए थे। आगे देख लेते हैं। आगे ये कि इसने चांदी और सोने के जो सिक्के हैं उनको वापसी कराया, मतलब जो बाजार में चांदी और सोने के सिक्के थे उनको उसने मंगवाया। मतलब बाजार में बहुत ज्यादा फैलाव था तो उनको चांदी सोने के सिक्के उसने अपने राजकोष में जमा करवाए। और इसने जो चलवाए थे सांकेतिक मुद्रा वो पीतल तांबा से चलवा दिए थे। पीतल तांबा के उसने सांकेतिक मुद्रा चलवाए थे। और सबसे पहले भी एक देखा जाता है कि चीन में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये और ये चीज जो हुई थी सांकेतिक मुद्रा का चलन जो करवाया था मोहम्मद एमबीटी ने, ये 1339 में चलवाया था। सबसे पहले दिल्ली का शासक सांकेतिक मुद्रा चलवाने वाला यही था, एमबीटी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है। सांकेतिक मुद्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज सांकेतिक मुद्रा से चलवाई। लेकिन होता क्या है कि सोने और चांदी के सिक्के तो धरवा लिए थे जिससे कि वो मतलब उसको अर्थव्यवस्था के ऊपर लेकर आ जाए और अपना शासन अच्छे से चले। लेकिन उसका विपरीत प्रमाण ये होता है कि सांकेतिक मुद्रा चल नहीं पाती है और कुछ कालाबाजारी हो जाती है वहां के राज्य में। कैसी कि नकली जो है सांकेतिक मुद्रा छप जाते हैं, बहुत ढेर सारे सांकेतिक मुद्रा छपती हैं और बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है सांकेतिक मुद्राओं की। और जब बढ़ोतरी बहुत सारी हो जाती है तो रुपया रुपया हो जाता है। पता ही, अगर बाजार में रुपया हो जाएगा तो लोग अपने आप में तो रईस हो जाएंगे कि हम बहुत बड़े रईस, हमारे पास 10 लाख और रुपया रखा है। लेकिन ऐसे रुपये का क्या मतलब जो 1 लाख का एक टमाटर मिले, कोई मतलब नहीं निकलता। रुपया कितना भी बढ़ा दिया जा सकता है, कितना भी छाप दे सरकार, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत जो है तो और बढ़ती जानी है। हमें तो वस्तु खाने हैं, वस्तुओं का सेवन करना है, जो कि टमाटर, बैगन, आलू। हमारे पास अगर रुपया बहुत हो गया ना तो रुपया से कोई मतलब नहीं होता, वस्तु से मतलब होता है। ये एक अर्थव्यवस्था का विषय है, जब हम पढ़ाएंगे तो पता नहीं। तो ये होती है सांकेतिक मुद्रा। और ये चलन में जब आ गई तो बर्बाद हो गया, और भी कहानी उसकी बर्बाद हो गई, मतलब लुटिया डूब गई। और जब उसको ज्यादा लगा कि हमारी सरकार मतलब कि अपना शासन ज्यादा बेकार हो रहा है, यहाँ पर कालाबाजारी ज्यादा होने लगी है, महंगाई ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अगर मैं वेतन भी दूंगा अपने सैनिकों को तो बहुत ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। इस हिसाब से इसने क्या किया कि इसने बंद किया और बंद करने के पश्चात उसको वापसी कराया। लेकिन जितने छापे थे उसने नोट, जितने भी सिक्के छापे गए थे उससे करीबन 10 गुना सिक्के वापसी आए थे। तो समझिए कहीं ना कहीं तो छप रहे होंगे, बन रहे होंगे। इस वजह से जब आए थे तो फिर अंबार लग गया था, ढेर लग गया था वहां पर, फिर उनको गलवा दिया था इसने। ये हुई कहानी सांकेतिक मुद्रा की और ये विफल हो गया, ये भी उसका प्लान फेल हो गया, जिसकी वजह से उसकी और लुटिया डूब गई। फिर इसके पश्चात देखिए एक कहानी और आती है कि खुरासान अभियान करता है। खुरासान अभियान का मतलब आप जानते हो कि मध्य एशिया का एक खुरासान है जो कि मंगोलों का क्या था, मतलब कि वहां उनका शासन चला करता था मंगोलों का, जो कि मंगोल आकर यहाँ आक्रमण करते थे। इसने प्लान बनाया कि जब वो आक्रमण यहाँ करते हैं तो क्यों ना ऐसा करूं कि मैं आक्रमण करूं उनके मतलब राजधानी में, मैं उनके ऊपर कब्जा करूंगा, उनका धन मैं लूट के लाऊंगा। वही बात थोड़ा सोचेंगे कि हम इनके यहाँ का धन लूट लेना है, मैं खुद सोचूंगा। तो प्लान इसने अच्छा बनाया था और सैनिक व्यवस्था भी इसने दुरुस्त कर ली थी। सैनिकों का मतलब कि इतना ज्यादा रुपया भी दे दिया था, एक एक साल का उसने पहले से एडवांस पे कर दिया था अपने सैनिकों को कि क्या करना है कि हमें युद्ध करने जाना है। मैं एक साल का टोटल हर एक सैनिक को रुपया दे दिया था, वेतन पे कर चुका था कि 1 साल बाद आएंगे तो वहां जो धन संपत्ति आएगी तो वो भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी इस समय आप 1 साल के एडवांस रुपया ले लो और घर में दे दो, पता नहीं 1 साल बाद आ पाते नहीं आ पाते।
इसने एडवांस में सेना में 3 लाख की सेना में समथिंग तो इसने बढ़वा दिया था अपना, मतलब मुद्रा ये रुपया वेतन दे दिया। एक इतना रुपया देने के पश्चात और वहाँ क्या होता है कि वहाँ व्यवस्था सही हो जाती है मंगोलों की मध्य एशिया में, तो फिर ये भी वहाँ प्लान नहीं कर पाता जाने के लिए, मतलब वहाँ आक्रमण करने के लिए नहीं जा पाता, तो वो भी प्लान खत्म हो जाता है। मतलब वहाँ आक्रमण करने नहीं जाता, यहाँ पर सैनिकों को वेतन दे दिया 1-1 वर्ष का, तब तो फिर और ज्यादा लुटिया डूब गई। मतलब ये नीचे धंसता चला जा रहा था। प्लान तो अच्छा बनाता था लेकिन इसकी किस्मत पता नहीं क्या हो जाती थी, जिससे ये आगे कोई कदम नहीं उठा पाता था, जिसकी वजह से ये और ज्यादा दिमाग से संकी हो जा रहा था कि क्या करूं कैसे करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा। फिर भी चलो आगे एक काम और होता है कि देखिए कराचिल अभियान जो करता है 5वां, इसमें भी इसकी गड़बड़ी क्या आ जाती है। कराचिल जो है कुमायूं पहाड़ी में जनजाति क्षेत्र है, कुमायूं अपना पूर्वी क्षेत्र में आप पढ़ते होंगे भूगोल में, तो कुमायूं क्षेत्र में इसका अभियान चलता है। तो देखिए चीन से सटा हुआ राज्य है, चीन में दाखिल होने के लिए इसके सैनिक वहां पर जाते हैं और जाकर के युद्ध करते हैं। लेकिन वहां के जनजाति लोग ऐसे थे कि पहले तो ये लड़ते हैं, कुछ वहां के कब्जा कर लेते हैं वहां क्षेत्र में, लेकिन कुछ जनजाति लोग हैं उनके जंगल को बहुत अच्छे से वो जानते थे, परखते थे कि हम सब कुछ इसमें दुरुस्त हैं। तो जनजाति लोगों ने छुप छुप कर इनके सैनिकों का पूरी तरीके से मारा और इनके सैनिक सबसे ज्यादा वहीं पर खत्म हो गए, एक तो वहां चोट लग गई। मतलब इस प्रकार से प्लान मतलब ध्वस्त हो गए। इस वजह से ये और पागल सनकी रक्त पे पासु और क्रेग बुद्धि सब कुछ हो चुका था, कह रहा था मेरे प्लान क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन में धंसता चला जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें करवाया जाता है जिसपे उसका नाम भी आता है। लेकिन पढ़ा लिखा शिक्षित था, ये सोचता था 1-2 साल पहले की बातें सोच लेता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका परिणाम ये निकलेगा। कुल मिलाकर दिमागदार था, लेकिन कुछ ना कुछ कारण थे जिसकी वजह से प्लान नहीं हो पाते थे। अब देखिए इब्न बतूता जब इसी के शासन काल में आया था, इब्न बतूता कौन है, ये मतलब कि मोरक्को का कवि था, भारत में आया था 1333 में आया था भारत में। जब आया तो इसको स्वागत किया गया और इसको ज्ञान की परीक्षण की वजह से, ये यात्री था, यात्रा करके भारत घूमने आया था, तो सबसे पहले तुगलक के शासन काल में आया। जैसे दिल्ली में आता है कि कहाँ इसको काजी की उपाधि से नियुक्त कर दिया जाता है, काजी मुल्ला, इसको काजी बनाकर इसको नियुक्त कर दिया जाता है, मतलब उपाधि दी जाती है इसको काजी की, और उपाधि दे करके और वहीं पर रख लिया जाता है। इसने वहाँ एक यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम होता है रेहला के नाम से जानी जाती है कि एक पुस्तक, उसमें इसके बारे में भी बताता है, तुगलक के बारे में बताता है काफी कुछ रेहला में। और फिर इसके पश्चात इसको अपना राजदूत बना करके चीन में भेज देता है, अपना जो वहाँ संधि करनी थी चीन में, तो राजदूत बना करके चीन में भेज देता है इसको इब्न बतूता को। हमने तो ट्रिक बनाई थी, ऐसा एक ट्रिक बनाई थी इसको याद करने के लिए कि इब्न बतूता तुगलक के मारे जूता, मतलब याद करने के लिए बनाई थी ऐसा, फिर भी आप याद कर सकते हैं। देखिए दक्षिण में जो है ऐसी हलचल तो मची हुई थी, मतलब कि इसके शासनकाल में कहीं दौलताबाद जा रहा था फिर वापसी, तो इसके संकेत मिल चुके थे जो कि अवसर पाने वाले थे, अवसरवादी राजा थे, जो कि सरदार थे अवसरवादी, वो चाहते थे कि हमारा राजा जो है तो इस समय फंसा है भ्रमजाल में, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो देखिए दक्षिण में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी के शासनकाल में हो जाती है 1336 में। तो देखिए दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य है, जो दक्षिण क्षेत्र का मैसूर क्षेत्र आता है कर्नाटक केरल का, ये पूरा क्षेत्र वहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वहां पर की थी, मतलब कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। उसने कहा कि हम दिल्ली सल्तनत से कोई मतलब नहीं रखते और हम अपना स्वयं शासन चलाएंगे। लेकिन कौन थे वो व्यक्ति, वो हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे, इन्होंने ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, कब 1336 ईस्वी में कर दी थी। तुरंत उसके पश्चात क्या होता है कि दूसरा राज्य भी बनता है जो कि स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है, जिसका नाम होता है बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देता है महाराष्ट्र में उसने भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। लेकिन जो हरिहर बुक्का थे ये हिंदू थे, लेकिन ये बहमन शाह जो था ये मुस्लिम था, ठीक है। तो ये बहमन शाह 1347 में बहमन शाह ने क्या किया, स्थापना कर दी महाराष्ट्र में स्वतंत्र राज्य की, ठीक है। तो ये बहमनी साम्राज्य चलने लगा था, तो इसने बहमनी साम्राज्य की नींव डाल दी इसी की शासनकाल में। तो क्वेश्चन पूछता है कि हरिहर बुक्का ने स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य छोटा मोटा राज्य नहीं बना, ये भी एक विशाल राज्य बना था। तो विजयनगर साम्राज्य किसके शासनकाल में बना था, तो ये तुगलक के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से इसका भी पूछा जाता है बहमनी साम्राज्य का। आगे देखिए इसके कुछ काम थे जो कि ये इस्लामिक तौर तरीकों से बहुत अच्छे से वाकिफ था, जानता भी था।
हालांकि इसके पास एक बहुत अच्छी खासियत थी कि हिंदू एवं मुसलमान में कोई ज्यादा फर्क नहीं करता था। ये हिंदू और मुसलमानों को एक नजरिए से देखता था, न इसके प्रकार न तो इसके पास न तो भेदभाव था, न कुछ भी था। ये एक नजर से देखता था, ठीक है। और इतना ज्यादा उनका क्रूरता भी नहीं दिखाता था। लेकिन फिर भी वो अपने आदतें या फिर उसके प्लान फेल हो जाते थे तो सनक ही जाता है, ऐसा राजा सनक जाता था। अब देखिए जो ये साधु एवं संतों के प्रति इसका रुझाव जो था बहुत सकारात्मक था। ये जो था ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, ये तो आपको पता होना चाहिए। तुगलक जो है शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ये पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो बनी हुई है अजमेर में, वहां पर सर्वप्रथम यही शासन गया था। नहीं तो इससे पहले दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक वहां पर नहीं गया था। जहां तक बात रही खिलजी की, तो खिलजी तो बिल्कुल उल्टा प्राणी था, तो काहे को जाएगा। खिलजी वंश से कोई नहीं गए, न गुलाम वंश गए। लेकिन तुगलक वंश का ये दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट राजा था जो उसकी अजमेर में मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, वहां पर मतलब मत्था नवाया। और बहराइच में सलार महसूद गाजी की दरगाह पर गया, मतलब बहराइच उत्तर प्रदेश का एक क्या है जिला है, वहां पर गया तो वहां पर बनी है इनकी समाधि बनी हुई है सलार महसूद गाजी, इनकी समाधि बनी है, मतलब मकबरा बना है, तो वहां पर ये गया था। और साथ ही साथ कुछ ऐसे मतलब कि काम करवाए, जैसे कि दिल्ली में जो कि औलिया जी की बनी है, कहते हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनी है। और भी छोटे मोटे जो मतलब कि सूफी संत हुआ करते थे उनके मजार पर भी ये गया और उनके मकबरे बनवाए। इसने ये धर्म का काम करवाया था, किसने? तुगलक ने। तो सर्वप्रथम इसने ये काम करवाया था। ये ध्यान देना कि जो निजामुद्दीन औलिया एवं उनके कुछ छोटे मोटे जो और भी सूफी संत थे उनकी मजार बनवाने का श्रेय इसी को जाता है, तुगलक को, एमबीटी को। और साथ ही साथ सबसे पहले शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, ये इंपॉर्टेंट है। और मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले यही गया था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन बनता है, पीसेस में बनता है, ठीक है। आगे देखिए इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? जब ये सिंध जाता है, सिंध प्रांत में जाता है, सिंध मतलब जम्मू कश्मीर जब जाता है, ये आज की डेट में जम्मू कश्मीर, वहां पर जब जाता है तो वहां पर एक ठट्टा नामक स्थान है, ठट्टा नामक एक स्थान है, वहां के नजदीकी कोई एक गुडाल नामक मेन एग्जैक्ट स्थान पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो वहां पर अपने राजा को देखने के लिए तुरंत उसका भाई पहुंचता है। उसका भाई होता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि चचेरा भाई होता है। इसका लड़का नहीं हो पाया था, लेकिन उसका चचेरा भाई वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के पश्चात उसको देखता है कि मेरा भाई इस समय नहीं रहा, तो फिर वहीं उसका क्या करा दिया जाता है? राज्याभिषेक करा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही मरता है तो क्या लिखता है इतिहासकार? एक उसकी जरूर कहानी सुन लीजिएगा। देखिए बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों से उसकी और उसकी लोगों से मुक्ति हो जाती है। मतलब कि लोगों की उसकी मुक्ति और साथ में उसकी लोगों से मुक्ति, दोनों की मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए फंसा हुआ था इस ब्रह्मजाल में और लोग उससे फंसे हुए थे अपने राजा के ब्रह्मजाल में। इसलिए अंततः वो भले मर गया, ठीक रहा, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था ना धर पा रहा था। इस हिसाब से ये बदायूं ने अपने लिखा था, जिसकी आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज ध्यान देना, बदायूं ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, एमबीटी के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक जो था, तो ये तुरंत अपना वहीं पर अभिषेक करा लेता है 1351 में मरता है, ये इसकी डेथ हो जाती है। तो वहीं पर ये अभिषेक करा लेता है। सबसे पहले 1351 में ठट्टा में ही अभिषेक करा लेता है तुरंत। और फिर इसके पश्चात शासन करने जब दिल्ली आता है तो दोबारा दिल्ली में राज्याभिषेक करवाता है। लेकिन होता कौन है? ये फिरोज शाह जो होता है तो ये एमबीटी का चचेरा भाई है, न कि बेटा। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए गयासुद्दीन तुगलक का एमबीटी क्या है? लड़का है, ये लड़का है। इनका संबंध जरूर जानते जाइएगा। और फिर फिरोज शाह जो तुगलक आता है, इसकी राजनीति एवं गुणवत्ता को देखकर कि यहाँ की जनता बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये कल्याणकारी राजा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसने लोक कल्याण ऐसे ऐसे काम करवाए जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और प्रॉफिट हुई, लोगों को शांति भी रही। तो देखिए कैसे कैसे कारनामे रहे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसका शासन काल जो चला 1351 से 1388 तक का शासन काल चलता है। पहला राज्याभिषेक जो उसका होता है तो ठट्टा में करवा दिया जाता है, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी सिंध प्रांत में, वहीं से इसका राज्याभिषेक करवा दिया गया। और दोबारा से इसको दिल्ली में क्या करवाया गया? राज्याभिषेक करवाया गया, अच्छे से करवाया गया था।
ऐसा होता है कि अगर मान लो कि वो तुरंत मतलब राजा नहीं बनता वहां, तो कहीं ना कहीं विद्रोह हो जाते हैं। विद्रोह मतलब तुरंत कहेंगे राज्यहीन कुर्सी है, तो पता चले कि नए नए राज उमड़ पड़ते हैं कि हम इतना मेरा क्षेत्र में नया राजा बनूंगा। इस हिसाब से तुरंत उसको राजा नियुक्त करवाना आवश्यकता पड़ती है, इसलिए नियुक्त कराया और कराने के पश्चात ये दोबारा दिल्ली में राज्याभिषेक करवाता है, वहां टंकरेजी करवा लेता है। ठीक है, फिर एमडी का ये चचेरा भाई है। और एक चीज और देखते हैं कि इसने पूर्ण रूप से इस्लामिक तौर तरीके पर ही मतलब इसने चलाया था अपना क्या शासन। बट अगर बात करें इस तुगलक की, तो तुगलक ने कुछ ऐसी ढील बरती जिसमें हिंदुओं का भी वर्चस्व जोड़ा जाता था कि हिंदुओं को भी मान्यता देता था। लेकिन ये जो फिरोज शाह तुगलक था, तो ये सीधे मैं बात करूं तो किसका था, मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा मानता था। मतलब कि हिंदुओं को उतना ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था जितना कि मुसलमानों पर। जैसे कि पहला पहलू आता है कि इसका जो भाई था मिट्टी, तो वो किसी पर ज्यादा भेदभाव नहीं रखता था, एक नजरिए से हिंदू मुस्लिमों को देखता था। वहां पर इसकी अगर बात करें कि मुसलमानों पर ही देखता था, हिंदुओं को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता था। फिलहाल इतना ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं थी इसके अंदर। आगे बताता हूँ कि हिंदुओं को जिमी बोलता था जो था ये, तो हिंदुओं को जिमी के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर इंपॉर्टेंट लगवाया था, नहीं तो आज तक हो गया कोई भी शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। हालांकि हिंदुओं पर तो लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। ब्राह्मण मतलब जानते हैं पंडित लोग, इनके ऊपर नहीं लगाया। लेकिन ये ऐसा शासक था, कहा था रुको मैं ब्राह्मणों को छोड़ूंगा नहीं, जो भी इनको भी लगाऊंगा। क्योंकि उनको इसलिए छूट दे दी जाती थी ब्राह्मणों को, क्योंकि वो भीख मांगते थे, मतलब भिक्षुक के रूप में जाने जाते थे ब्राह्मण उस टाइम पर। तो इस हिसाब से उनको छूट दे दी जाती थी, वो भाई भिखारी हैं, अपना पेट पालते हैं, कहाँ से देंगे। लेकिन उसने क्या किया था कि उनको भी नहीं बख्शा, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो कौन था, ये फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, इसके पश्चात आता है सल्तनत काल का अकबर या कल्याणकारी शासक कहा जाता। मतलब कि एक क्वेश्चन और बनता है कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को। और कल्याणकारी राज शासक किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को। कल्याणकारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने लोक कल्याण के लिए कई ऐसे काम किए जिससे कि लोगों ने वहां से दिल से दुआ दी अपने राजा के लिए, कहा कि बहुत अच्छा शासक रहा जो कि हमारे लिए बहुत कुछ करके गया, इसलिए उसको लोक कल्याणी कहा गया। साथ में ये अकबर का नाम क्यों आता है, क्योंकि अकबर ने भी बहुत सारी वस्तु कलाएं बनवाई। वस्तु कला मतलब अपने किला का निर्माण करवाए, नहरें खुदवाई, तालाब खुदवाए, ये सब कुछ करवाया इसने भी और अकबर ने भी, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे आते हैं कि देखो भेदभाव नहीं रखता था, ये जो मैंने बता ही दिया। नहीं, भेदभाव ही रखता था, तुगलक नहीं रखता था। ठीक है, ये रखता था फिरोज शाह तुगलक, ये भेदभाव रखता था मुस्लिम और हिंदुओं में। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो चुकी है। यो और क्वेश्चन के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, इसको ज्यादा मतलब कि लाइटली मत लीजिएगा। और जो मैं फैक्ट्स एवं पहलू बताता चलता हूँ उनको जरूर देखते चलिए और उनको ध्यान से सुनिए कि कहानी कहाँ चल रही है। अब देखिए कैसे काम किए, किस प्रकार से किए, उनमें थोड़ा नजर डाल लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए निर्माणकारी कार्य कौन कौन से थे जिनसे इसका नाम पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक का, इस हिसाब से देख लेते हैं। देखिए 24 कर समाप्त कर दिए थे। 24 कर मतलब 24 जो लगाने 24 उसके कर लगाए गए थे, टैक्स जो लगे हुए थे उनको समाप्त कर दिए। सिर्फ 4 टैक्स इसने लगाया था, और वो 4 टैक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि खजान, खम, जजिया, जकात। इसने सिर्फ 4 टैक्स की को ही लगाया था, बाकी जो 24 कर थे ना उनको हटा दिया था। जो वो जो मतलब चराई कर, गढ़ी कर, ये सब कर थे ना जिसने लगा दिया था, इसमें खिलजी ने लगाए थे, तो वो सब कुछ हटा दिया था उसने। इसमें 24 करोड़ हटा करके सिर्फ 4 कर ही लगाए। और उनका मतलब मैं समझा दूं आपको। खजान का मतलब होता है लगान, जो कि लगान आज के डेट में हम भी देते हैं अपने भारत सरकार के लिए। तो इसी प्रकार से लगान का वो उनके फारसी शब्द है ये खजान, तो खजान उसको बोला करते थे लगान को। खम्स क्या है, खम्स मैंने कल बताया था कि खम्स क्या है। खम्स एक लूट वाला जो था, लूटा गया धन में सुल्तान का हिस्सा जाया करता था, तो लूट का लगान था वो। ठीक है, तो लूट से जो मतलब अब दूसरे राज्यों से लूट करके अपने राज्य में जो अमीर लोग सरदार लोग आया करते थे, उनमें भी सुल्तान का हिस्सा लगता था। तो ये खम्स जो हुआ करता था, तो लूट का जो सामान हुआ करता था उसमें लगान देनी पड़ती थी। फिर जजिया क्या है, जजिया तो आप समझ ही चुके हैं, जो कि हिंदुओं में लगाए जाने वाला जजिया का हुआ करता था, और ब्राह्मणों में भी लगा दिया था इसने जजिया का।
और जकात क्या है? जकात ये भी एक कर है जो कि मुसलमानों पर लगाया जाता था। जकात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। जजिया हिंदू पर और जकात मुसलमानों पर। और ये जो हुआ करता था तो कितना हुआ करता था? पहले जो लिया करते थे तो कोई राजा 1/2 लिया करता था, लेकिन इसने 1/3 लिया, मतलब ज्यादा नहीं लिया। ये 33% के आसपास लिया, मतलब ज्यादा नहीं। 10 बोरा में 10 मतलब कुंटल में इसने सिर्फ 3 कुंटल ही लिया, ज्यादा नहीं लिया। आगे देख लेते हैं इसने कौन कौन से निर्माण करवाए जिससे कि और भी ये ज्यादा फेमस हुआ। ये दीवान ए बंदगान बनवाया। दीवान ए बंदगान का मतलब है इसने दासों से अपने प्रेम करता था, अपने दासों को एक अच्छी सुविधा देना चाहता था। दास का मतलब आप तो जानते ही होंगे, नौकर। नौकरों को सुविधा देने के लिए उसने एक विभाग बनाया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है दास जो थे इसी के शासनकाल में थे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा राजा था, ये शासक था जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक दास हुआ करते थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 दास इसके शासनकाल में थे, ये इसकी गणना है। फिर इसके पश्चात दीवान ए खैरात की इसने एक विभाग बनाया, दीवान ए खैरात। अब कभी कभी आपने शब्द सुना होगा कि मैंने खैरात में जमीन बांट दी, मैंने खैरात में ये बांट दिया। खैरात का मतलब होता है दान, दान दे दिया जैसे कहते हैं। तो फारसी शब्द में खैरात है, दान का मतलब हमारे हिंदी शब्द में आ जाता है, ठीक है। तो खैरात का मतलब होता था, इसने खैरात विभाग की एक बनाया। उसमें इसने नियम क्या निकाला था? जो विधवाएं थी, विधवाएं महिलाएं थी, जो असहाय महिलाएं थी, उनके लिए इसने ये विभाग बनाया था। उनको मतलब कि खाने की पीने के लिए कुछ मतलब धन देता था उस खैरात विभाग से। उनको मतलब जीने के लिए कुछ ना कुछ देता ही रहता था, कपड़े वपड़े मतलब कि पकवाता था। इसी खैरात विभाग के माध्यम से विधवा महिलाओं के लिए, उनको मतलब शिक्षा भी देने के लिए इस हिसाब से ये करवाता था। इस खैरात विभाग की भी इसने निर्माण करवाया था। आगे आते हैं दारुल सफा। दारुल सफा का भी इसने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दारुल सफा क्या है? ये एक चिकित्सा विभाग है, मतलब हॉस्पिटल खुलवाया था इसने, उसका नाम दारुल सफा। ये याद रखिएगा, दारुल सफा इसके शब्दों में पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है, हॉस्पिटल नहीं पूछा जाता। दारुल सफा किस शासक ने चलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये मुफ्त चिकित्सा है, मुफ्त चिकित्सा का नियम निकाला था। जो कोई भी अपने शासनकाल का व्यक्ति हो वो आकर के यहाँ मुफ्त चिकित्सालय में ले सकता है। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे हकीम हुआ करते थे, हकीम का मतलब डॉक्टर, ठीक है। फिर इसके पश्चात इसने और भी कुछ क्या काम करवाए? उसने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना करी। लोक निर्माण विभाग मतलब जैसे कि लोक कल्याण विभाग हमारे पास भी है, भारत सरकार के पास है। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन लोक कल्याण के लिए चला करती है, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन चलती है। इससे क्या होता है कि लोक कल्याण विभाग इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें भारत सरकार को कोई भी बेनिफिट नहीं ज्यादा मिलती, जितना मिलता है वो सब उसी में चला जाता है, बशर्ते लोक कल्याण के लिए बनाया गया है। लोक कल्याण का मतलब ये होता है कि लोगों का कल्याण करने के लिए, भले ही चाहे हम माइनस में चले जाएं, ये होता है। जैसे पैसेंजर है, पैसेंजर कभी भी, ट्रेन जो होती है पैसेंजर कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाती, क्योंकि उसमें जो जाते हैं ना, जितने लोग जाते हैं, जितना उसमें ट्रेन का खर्चा जाता है, खर्चा मतलब आ जाता है, उतने से ज्यादा उसमें टिकट नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा तो उसमें फ्री पैसेंजर बैठते हैं। इसी मतलब की विचारधारा से इसने लोक निर्माण विभाग बनाया, उसमें लोक कल्याण के लिए। उसने कुछ ऐसी ऐसी चीजें बनाई जैसे कि 300 नए नगर की स्थापना की, 300 नए नगरों की स्थापना करी, वहां भी व्यवस्था बनाई जिससे लोगों को क्या हो सके, घर मकान मिल सके। आज की डेट में पीएम मोदी भी मतलब कि मकान देता है कि नहीं, कॉलोनी जैसे कहते हैं वो भेजता है। इसी प्रकार से उसने भी कॉलोनी बनाई थी। तो और 300 नए नगर बनवाए थे, उसमें कुछ घर वर बनवाए थे और लोगों को दिया था, झोपड़े में न रहे, पानी का रास्ता है तो दिक्कत होती है। उसमें कुछ इंपोर्टेंट नगर है, उनको बता दूं, ये सब उत्तर प्रदेश के पड़ते हैं। आज की डेट में इनका नाम योगी जी चेंज करवा रहे हैं, धनाचल लेकर के पेंटिंग सट पुतवा रहे हैं ना। जैसे कि हिसार को आप जानते होंगे। फिर इसके बाद फिरोजपुर के को भी जानते होंगे, इसका चेंज नाम करवा दिया गया था, फतेहाबाद। फिर इसके बाद जौनपुर और फिरोजाबाद का भी नाम चेंज करा दिया गया है। कुल मिलाकर कि इसने नगर बसाए थे, किसने? बीटी ने, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने करवाए थे, ठीक है, इसने करवाए थे। साथ ही साथ इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। सतलज नदी से जुड़वाया था। सतलज नदी आप जानते हैं, ये सीधा पंचनद में जाता है। पंचनद का एक हिस्सा है अपने भारत का, जम्मू कश्मीर जैसे सिंधु बिंदु आती हैं, सब नदी मिल जाती हैं, सब जाके पंचनद में जाती हैं। तो ये जो है तो क्या है कि उसी से निकाल करके इसने एक बड़ी नहर का निर्माण करवाया था। 5 बड़ी नहर खुदवाई थी
और सिंचित क्षेत्र बनाने के लिए, और साथ ही साथ सैकड़ों छोटी नहर बनवाई थी इसने। छोटी नहरों का निर्माण करवाया था भाई, बड़ी नहरों से छोटी छोटी नहरें भी बनवाएगा, जिससे कि मतलब बीच में भी पानी जाने लगे लोगों के संपर्क में। तो सैकड़ों मतलब छोटी नहरें भी बनवाई थी और 5 बड़ी नहरें बनवाई थी, जो कि डायरेक्ट नदियों से जुड़ा हुआ करती थी। बड़ी नहरें नदियों से जुड़ती थी और छोटे बड़ी नहरों से छोटी छोटी नहरें जोड़ करके किसानों के खेतों में जाया करती थी। तो ये भी काम करवाए थे। और ये जो बनाया था तो हक ए सर्फ मतलब कि विभाग बनाया था, इसके तहत ये निर्माण हुआ था। भाई हमारे आज के समय में भी कोई कार्य होता है, सिर्फ रोड बनना होता है, तो इसमें भी एक विभाग होता है इसका, तो जिसमें वो विभाग काम करवाता है, फिर ठेका दिया जाता है, तब कहीं बनता है। इस प्रकार से भी काम करवाए थे। तो इसका विभाग का नाम था हक ए सर्फ के नाम से विभाग बना था, जो कि इस नहरों को निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी, ठीक है। और साथ ही साथ इसने सिंचाई के क्षेत्र में भी इसने कर लगाया था, जो कि पूरे मतलब कि इसका जो राजस्व होता था सिंचाई के हिसाब से, तो 1/10 भाग वो उससे वसूला करता था, लगान जिसे कहते हैं, वो 1/10 भाग निकाला करता था। आगे देख लीजिए, 1200 नए फलों के बाग बनवाए थे। 1200 नए फलों के बाग इसने निर्माण करवाए थे। भाई उस समय इतनी ज्यादा उपज नहीं हो पाती थी, तो इसने बागों का निर्माण करवाया, जिससे कि आम वगैरह और कहते हैं कि अमरूद ऐसे मतलब फल लगवाए थे बड़े बड़े, जिससे कि क्या है कि इनसे ही लोगों का पेट भरा रहता था। तो ये बागों का भी इसने नर्सरी तैयार करवाई, टेक्निकल ढंग से मतलब आधुनिक ढंग से उसने इस चीज को तैयार करवाया था, और लोगों में नर्सरी भी बनवाई थी, बड़े बड़े बाग बनवाए थे। और साथ ही साथ जो ये 30 बाग भी शामिल कर लिए गए थे, जो कि खिलजी वंश में भी ये 30 बाग बनवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको भी शामिल कर लिया था इसमें। मतलब ये नहीं कि उसको उजाड़ दूं फिर इसके बाद ही बनाऊं, उसको भी शामिल कर लिया था और करने के पश्चात दुरुस्त करवा रहा था। आगे देख लीजिए, इसने कुछ चीजें साहित्य में भी ध्यान दिया। साहित्य का मतलब आप जानते होंगे, किताब कापी, इसमें भी इसने ध्यान दिया। और ये शिक्षित समझदार ये भी था। इस हिसाब से इसने क्या किया कि ज्वालामुखी में मंदिर से लूटे गए थे भाई, इनके सैनिक ज्वालामुखी मंदिर में शायद गुजरात में पड़ता है, ज्वालामुखी मंदिर में इन्होंने आक्रमण कर दिया, और वहां से जितनी भी किताबें थी, बहुत पुस्तकें मिली, शायद 1,30,000 किताबें मिल गई थी। 1,30,000 बुक्स वहां से प्राप्त हुई थी, संस्कृत में थी, हिंदी में थी। लेकिन उनको क्या किया था इसने, अपने मतलब कि संग्रहालय में रखवाया, मतलब फाड़ा या जलाया नहीं। उनसे वो चाहता था इनसे ज्ञान निकल के आए, क्या इन किताबों में लिखा है, जिससे कि इन किताबों को सार्थक तो निकाला जाए। तो अपने जो मतलब साहित्यकार थे इसके, तो इन्होंने उसकी जांच पड़ताल करवाई। साथ में कुछ ऐसी कहानियां मिली, कुछ उनमें ऐसे साक्ष्य मिले जिनका अनुवाद उसने फारसी में करवाया था, और उनके कुछ नाम भी साथ दिए हैं। तो ज्वालामुखी में जो मिली हुई थी साहित्य, उनका उसने फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। और ग्रंथों का अनुवाद कराया फारसी दायते फिरोज शाही पुस्तक। अब देखिए, ये है ना पुस्तक का नाम है, देखिए उसका भी लिखा है दलायते फिरोज शाही। दलायते फिरोज शाही का जो अनुवाद कराया गया था, किसका? ज्वालामुखी मंदिर से जो प्राप्त हुई थी पुस्तक, उसको चेंज करा के, एक ऐसी पुस्तक थी उसको चेंज करा करके फारसी में लिखवा दिया गया। कहानी वही रही लेकिन उसको फारसी में लिखाया गया। तो उसका नाम था दलायते फिरोज शाही के नाम से उसका नाम जाना जाता है। और कुछ साहित्य ग्रंथ के नाम से बता दूं, देखिए ये अपने कवियों को भी संरक्षण दिया करता था। जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी को अपने संरक्षण में लिए था, और कवि था वो, इस हिसाब से कवि को मतलब इतिहासकार था, तो उसको अपना सब कुछ दिया करता था खाने पीने के लिए, राजस्व से कुछ धन भी दिया करता था, लेकिन उसी के नाम पर इतिहास लिखा करता था। और एक और था, देखिए सम ए सिराज एक भी मतलब कवि था, ये भी मतलब कह दिया जाए इतिहासकार था, ये भी मतलब कि उसको भी संरक्षण में लिए था। आगे देख लेते हैं, ये पढ़ा लिखा था, इसने अपनी आत्मकथा भी एक लिखी है जिसका नाम है फतुहात ए ये मतलब फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही मतलब गलत मत सुनिएगा, फतुहात ए फिरोज शाही ये उसकी आत्मकथा का नाम है, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसने क्या किया था कि सिक्के भी चलवाए थे इसने चांदी एवं जो तांबे थे, चांदी एवं तांबे को मिक्स करवा के इसने सिक्के चलाए थे। और उन सिक्कों का नाम हुआ करता था आधा पौना आध भी शायद बोल देते हैं ना, बोलते हैं, तो वो आधा के नाम से जाना जाता था। इसी का मतलब फिरोज शाह का जो मतलब सिक्का हुआ करता था। और पौना तो गलत है,
और विक के नाम से जाना जाता था, विक है, ठीक है। तो दो उसके नाम हुआ करते थे इसके सिक्के के, ठीक है। इसके पश्चात क्या है कि वो एक अशोक स्तंभ भी जो मेरठ में अशोक स्तंभ स्थापित था। अशोक का स्तंभ जो कि एक प्राचीन इतिहास बनाता है, मतलब कि अशोक महान उसके स्तंभ लेख थे, वो मेरठ में स्थित था। तो वहां से उखड़ा करके दिल्ली में यही लाया था, आज भी लगा है, ठीक है। तो ये महान देन इसकी थी फिरोज शाह तुगलक की, वहां से लेकर यहाँ लगा है। साथ में टोपरा अभिलेख जो था वो भी वहां से लेकर के लाया स्तंभ लेख और जाकर के दिल्ली में लगवा दिया। तो दो चीज जो दिल्ली में लगी हुई है, तो फिरोज शाह तुगलक की ये कारनामे हैं जो कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेरठ एवं चोपड़ा अभिलेखों को दिल्ली में किसने लगवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक था। अब इसके पश्चात ये है कि ये बर्नी जो है कुछ किताबें लिखता है, जो कि ये किताबें लिखता है तारीख ए फिरोज शाही, ये बर्नी की बुक्स हैं। और इसी तारीख ए फिरोज शाही में कुछ ऐसी चीज मिलती हैं जो कि खिलजी वंश के कुछ प्रमाण मिलते हैं। मैंने बताया था पद्मावत में, पद्मावत जो है कि कुछ ये साक्ष्य दे देती है, ये क्या कहते हैं तारीख है फिरोज शाही, इसमें पद्मावत के कुछ गुण मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी राजा रतन सिंह की और पद्मावती के बीच में मतलब प्रेम प्रसंग था और खिलजी जाकर के वहां युद्ध छेड़ दिया। इसके बारे में कुछ मिलता है, हल्के फुल्के साक्ष्य मिलते हैं, ज्यादा नहीं। फिर इसके पश्चात एक और पुस्तक का नाम है, ये इसका नाम है फतवा ए जमादारी, ये भी इस बर्नी की किताब का नाम है, ये भी ध्यान दे दीजिएगा। और एक चीज तो मैं बता दूं, जो फिरोज शाह तुगलक था, तो ये कुल मिलाकर के हिंदुओं की ज्यादा मतलब कि मंदिरों में या फिर किसी भी धार्मिक स्थल में इतना रुचि नहीं लेता था, जितना ज्यादा ये मुसलमानों के धार्मिक स्थानों पर रुचि लेता था। कुल मिलाकर के मुसलमान होने का सबसे ज्यादा इसके पास मतलब घमंड था, गुरूर था कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों का ही ज्यादा हित चाहूंगा, ये इसके पास था। और भेदभाव था, और इसके पास नहीं था, किसके पास, एमबीटी के पास, इसके पास भेदभाव नहीं था। ये कुछ हिंदुओं को भी मंदिर बनवाने की अनुमति दी थी इसने, एमबीटी ने, और उसका निर्माण कार्य करवाया था, लेकिन इसने हिंदुओं के मंदिर बनवाए नहीं बल्कि इसने तोड़वाए हैं। जैसे जगन्नाथ का एक मंदिर है, जगन्नाथ है, इसकी मूर्ति को कटवा करके नदी में फेंकवा दिया था। ये कारनामा किसका था, इसी का था, फिरोज शाह तुगलक का। कई मंदिर के मूर्तियों को हटवा दिया था और हटवा करके और फेंकवा दिया था, यह एमबीटी ने, ठीक है। और मंदिरों को लुटवाता था, जैसे कि वहां पर जितने भी ग्रंथ हुआ करते थे उनको भी मतलब लुटवा करके अपने पास मंगवा लिया करता था। तो कुल मिलाकर के ये हिंदू के मंदिरों को भी नष्ट कर रहा था, इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक मतलब भेदभाव प्रकृति का था, बस इतना ही इसके पास एक अवगुण था। बाकी देख लेते हैं, कई राजा आए और इसके बीच में, लेकिन वो अयोग्य रहे, उनका कोई मतलब नहीं निकलता क्वेश्चन की दृष्टि से। अब आगे देखते हैं कि लास्ट में जो शासक है ये भी कोई काम का नहीं रहा, फिलहाल इसका नाम बता देते हैं क्योंकि ये लास्ट है। तो देखिए नरीसुद्दीन महमूद तुगलक इसका नाम था, नरीसुद्दीन महमूद तुगलक। ये जो बनता है शासक 1394 में ये शासक बनता है और दिल्ली का, और इसका शासनकाल जो है चलता है कब, कहाँ तक, 1412 तक चलता है। और लास्ट पीरियड इसका कहाँ आ जाता है, ये इसका शासन इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि ये शासन करने लायक नहीं रह जाता। अब बताइए दिल्ली के जो पालन क्षेत्र है, ये लिखा हुआ है उसमें किताब में, दिल्ली का जो पालन है बस वहां तक ही इसका कवर क्षेत्र रह जाता है। मतलब अगर कह दूं कि दिल्ली, ओनली दिल्ली राज्य जो आज की स्थिति में है, जहां तक दिल्ली का क्षेत्र लगता है, सिर्फ उतना ही इसका क्षेत्र बचा था। बाकी ये सब दक्षिण भारत में अलग अलग राजा बन चुके थे, अपना स्वतंत्र राज्य कर लिया था। कुल मिलाकर टूट गया था पूरा दिल्ली शासन, ठीक है। तो यहाँ से इसकी यहाँ समाप्त हो जाती है। और 1398 में तैमूर लंग जो मंगोल था, तैमूर लंग जो कि मंगोल था, वो आकर के यहाँ पर आक्रमण कर देता है, कहाँ पर, इसके शासनकाल में, और इसको खूब लूट मार मचा देता है, मतलब लूटता है दिल्ली को खूब, लूट कर यहाँ की स्त्रियों को भी ले जाता है, काफी कुछ कर जाता है और लेकर के वापसी चला जाता है। लेकिन जाते जाते अपना एक सेनापति छोड़ जाता है, खिज्र खां को यहाँ जैसे छोड़ जाता है कि अपना भाई संभाल लेना, हम तो यहाँ खा पी के चल दिए। तो फिर लास्ट में उसने सैयद वंश की नींव डाल लेता है इसके पश्चात, खिज्र खां उसका नाम होता है। तो सैयद वंश इसके पश्चात हम पढ़ेंगे, साथ साथ अगर रहा तो लोधी वंश भी निपटा देंगे, ठीक है। तो ये हम पूरी तरीके से देखेंगे। और तैमूर लंग जो था तो ये बाबर का खानदानी था, ठीक है। बाबर का कुछ इसे, क्योंकि मंगोल थे वो भी, ये मंगोल, फिर मंगोल से वो मुगल बन जाते हैं। ये तैमूर लंग इनके क्या थे, पूर्वज थे। जैसे कि इल्तुतमिश के टाइम पर भी एक शासन आया था, मैं बताऊंगा, हाँ टाइम आएगा तो मैं इसका जरूर जिक्र करूंगा, हाखामानी वंश के बारे में, इसका मैं बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा आपको। तो आपको कैसा लगा सेशन, किस प्रकार का लगा,
और ये पूरा साम्राज्य मैंने बताया, मेरे पीछे का इतिहास जो लिखा मैंने बताया। अच्छा लगा हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक बनता है, और लाइक करेंगे तो हमको आनंद काम आएगा। एक अंगूठा दिखाने में क्या फायदा है, मतलब क्या नुकसान है आपका, तो अंगूठा दिखाइए हमको, या फिर ऐसे कर दीजिएगा। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा है, शेयर जरूर करना है, क्योंकि हमको मेहनत पड़ती है इसमें, काफ़ी चीज़ बनाने में पहले लिखना पड़ता है। और लिखता इसलिए हूँ कि कुछ चीज़ें मतलब कि भूल न जाऊँ बीच में, आपको पॉइंट बताने के लिए, ठीक है। कहानी तो हमें याद है सब कुछ, लेकिन बात ये बनती है कि हमको कुछ चीज़ें छूटती ना चाहिए, इसलिए कुछ लिखना पड़ता है ना। क्योंकि जब पढ़ाते हैं आपको तो माइंड में थोड़ा लोड रहता है, कुछ चीज़ छूट जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम पहले थोड़ा लिख लेते हैं जिससे आपको पूरी तरीके से बता सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बढ़ाएं, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और इसको जितना भी हो शेयर करें।